कि द अनटचेबल्स इन द रूरल एरिया सफर डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग। मैनुअल लेबर में नहीं है, उस पर जोर जबरदस्ती, लेकिन डोमेस्टिक घर में जॉब नहीं देते खाना बनाने के लिए। उसके बाद वेजिटेबल प्रोसेसिंग के लिए नहीं जॉब काम देते, फ्रूट्स प्रोसेसिंग के लिए नहीं। केरला में एग्जाम्पल है कि घर भी बांधने के लिए नहीं देते, अनटचेबल के हाथों से घर नहीं बांधना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन अभी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फार्मिंग में हमने फार्मर की स्टडी की, तो फार्मर फेस डिस्क्रिमिनेशन इन बाइंग द इनपुट एंड सेल ऑफ आउटपुट। हाई कास्ट अपना बैल नहीं देगा, सीड दे देगा, बेचेगा हाई प्राइस पे, लेकिन बैल नहीं देगा, वो ह्यूमन लेबर नहीं देगा। हाई कास्ट का वर्कर जो है वो ये एग्री नहीं करता कि मैं लो कास्ट की फार्मिंग पे काम करूं, तो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है। ये जो डिसीजन है सब क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन और उसके साथ क्रीमी लेयर का जो है, इसके दो एस्पेक्ट है मेरी जहन में। वो एक एस्पेक्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ये कॉन्ट्रडिक्टरी है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सब क्लासिफिकेशन एज वेल एज क्रीमी लेयर अलाउ करता है। ये जो है ये एस्पेक्ट दोनों मुद्दे पे हमें क्लियरली दिखता है, और जो बहुत अच्छे तरीके से जमान साहब ने समझाया। लेकिन इस दोनों डिसीजन में, सब क्लासिफिकेशन और उसके साथ क्रीमी लेयर, इसमें जो कुछ जो लीगल ओपिनियन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन है, उसका जस्टिफिकेशन एकेडमिक जस्टिफिकेशन के थ्रू किया हुआ है। वो कायदे के दायरे में नहीं है। वो जो नॉलेज है शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के प्रति, शेड्यूल कास्ट के प्रति, उसका इस्तेमाल करके उसको जस्टिफाई किया हुआ है। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल होता वो समझ में आता, वो भी गलत है, आपके सामने रखा। लेकिन उसके बैकअप में, उसके जस्टिफिकेशन में एकेडमिक नॉलेज लाया है, आर्गुमेंट लाई है। और मैं आपके सामने उसी मुद्दे पे डिस्कशन करूँगा कि ये दोनों डिसीजन एकेडमिकली कितनी जस्टिफाइड है, जो उन्होंने इस्तेमाल की है, बोथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल एज गवई साहब और स्पेशली पंकज मित्तल। मैं वो एकेडमिक एंगल से आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा शुरू में मुझे आपसे कहना है, वो ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने डिसीजन दी है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के साथ कि सब क्लासिफिकेशन हो सकता है और मोस्ट बैकवर्ड एंड सब कास्ट शेड्यूल कास्ट में आइडेंटिफाई की जा सकती है और उनके लिए स्पेशल रिवीजन की प्रोविजन की जा सकती है। ये उनकी मुख्य डिसीजन है, जिसको सारे जजेस ने एक्सेप्ट वन सपोर्ट किया। ऑनरेबल जस्टिस गवई, पंकज मित्तल और दोन, they crossed the mandate, they went beyond the mandate and they discussed thoroughly the issue of creamy layer, और फिर जस्टिफाई किया कि क्रीमी लेयर कैसे लगाना चाहिए शेड्यूल कास्ट में। ये मैंडेट था नहीं, लेकिन लिया। लेकिन सबसे और इम्पॉर्टेंट बात है कि जस्टिस पंकज मित्तल और एक दो वहाँ भी नहीं रुके, दे वेंट फार अहेड। जैसा डॉक्टर चौहान साहब ने कहा कि क्रीमी लेयर को तो उन्होंने सपोर्ट किया, गवई साहब का हवाला देके क्रीमी लेयर लाया जो मैंडेट में था नहीं। उसके बाद कहा कि रिजर्वेशन एक जनरेशन के लिए मिलना चाहिए, या फिर और उसको क्लैरिफाई किया, यू कैन एंजॉय रिजर्वेशन ओनली वंस और वन जनरेशन। वहां पर भी नहीं रुके पंकज मित्तल, उन्होंने कहा कि ये टाइम बाउंड होना चाहिए। वहां पर भी नहीं रुकते हैं
तो फिर कहते हैं कि कास्ट रिजर्वेशन शुड बी रिप्लेस बाय इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और उसके आगे जाके कहते हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया इसलिए जरूरी है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कास्टिज्म को प्रमोट करता है। वहां भी नहीं रुके, उसके आगे चले गए। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन हैज टू बी विथड्रॉन ऑल टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ इफिशिएंसी। पंकज मित्तल साहब वहां भी नहीं रुके। पंकज मित्तल साहब ने यह कहा कि इंडिया में, एंशियंट इंडिया में कास्ट सिस्टम थी नहीं, वर्ण सिस्टम थी, और वर्ण सिस्टम अच्छी है, जस्टिफाई की है, ये भी मैंडेट पे था नहीं, और मैं उसके ऊपर बात करूंगा आपके साथ। इसका मतलब क्या है कि इतना फ्रंटल अटैक रिजर्वेशन पे है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, कोई ऐसा लूज एंड छोड़ा नहीं जहां उन्होंने रिजर्वेशन को अपोज नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है जो डॉक्टर चौहान ने कहा वो बिल्कुल सही है, और यदि डिसीजन आप पढ़ेंगे उससे भी समझ में आता है। वो ये है, अब मैं दो मुद्दों पे बात करूंगा जो मैंने कहा आपसे कि मैं एकेडमिक एंगल से आपके सामने रखूंगा कि एकेडमिकली हाउ इट इज नॉट जस्टिफाइड दिस डिसीजन, क्योंकि एकेडमिक एंगल, एकेडमिक आर्गुमेंट उन्होंने इस्तेमाल किए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। प्योरली लीगल होता तो चौहान साहब काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बहुत जस्टिफाई किया है। लेकिन जब मैं पढ़ने लगा कि ये तो एकेडमिक और नॉलेज और दलितों की सिचुएशन और ये सारा एकेडमिक से कोट करके कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कुछ एकेडमिक मुद्दे दो इश्यूज पे आपके सामने रखूंगा। पहला लेता हूँ सब क्लासिफिकेशन। सब क्लासिफिकेशन पे आपको ये समझना चाहिए कि चीफ जस्टिस ने पहले सब क्लासिफिकेशन जो है ये सब्सटैंशियल इक्वालिटी अचीव करने के लिए करनी चाहिए, ये बात की। पहले उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन शुरू में दे दिया कि सब्सटैंशियल इक्वालिटी होनी चाहिए। 341 और 1516 ये सारे जो आर्टिकल है वो सब्सटैंशियल इक्वालिटी की बात करते हैं। अच्छा, सब्सटैंशियल इक्वालिटी क्या है वो भी उन्होंने डिफाइन की है इस कॉन्टेक्स्ट में। क्या डिफाइन की उन्होंने ये कहा कि यदि दो सबकास्ट के बीच में इनइक्वालिटी है तो सब्सटैंशियल इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि एक बैकवर्ड है और दूसरा जो है फॉरवर्ड है, तो सब्सटैंशियल इक्वालिटी है नहीं। और फिर आगे चल के गए कि सब्सटैंशियल इक्वालिटी जो है ये भी डिमांड करती है कि सारे पोस्ट में शेड्यूल कास्ट का समान शेयर हो, सिर्फ सी एंड डी में नहीं हो तो ए एंड बी में भी हो। तो एक तरीका से उन्होंने ये कहा है कि सब्सटैंशियल इक्वालिटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको अचीव करने के लिए आपको सबकास्ट के जो डिफरेंसेस है, इनइक्वालिटी है, उसको रिड्यूस करने पड़ेंगे, और वो रिड्यूस करने के लिए आपको सब क्लासिफिकेशन फिल करना पड़ेगा, और जो मोस्ट बैकवर्ड विद इन द सबकास्ट है उसको आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ये भूमिका, थियरेटिकल भूमिका पहले चीफ जस्टिस ने रखी। फिर वो एक ये डिसीजन यदि लेनी है कि सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, उसमें से जो मोस्ट बैकवर्ड है किसी भी इंडिकेटर पे उसके लिए रिजर्वेशन हो सकता है, ये यदि जस्टिफाई करना है तो चीफ जस्टिस को काफ़ी हर्डल, लीगल और एकेडमिक हर्डल क्रॉस करने थे, और बड़े इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने उस हर्डल को क्रॉस किया। मैं दो हर्डल की बात करता हूँ। पहला हर्डल ये है कि भाई सब क्लासिफिकेशन तभी हो सकता है जब ग्रुप जो है हेट्रोजीनियस है, तब आप सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो उनको ये प्रूव करना था कि हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, डॉक्टर चौहान साहब ने काफ़ी डिटेल में बताया, लेकिन इतना कहूँगा कि इतनी मेस है ये डिसीजन में, लीगल मेस मेरे समझ में नहीं आता है। ऐसे नॉन लीगल एकेडमिक ये नहीं समझ में आता है कि सत्य तो एक ही होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है सत्य में, ट्रूथ में। यहाँ तो देखेंगे आप ये सीरीज ऑफ जजमेंट इन फेवर, सीरीज ऑफ जजमेंट अगेंस्ट, ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आता। बट एनीवे, फिर चीफ जस्टिस ने क्या किया है कि उन्होंने समराइज किया कि जो डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन ये कहती है कि ये होमोजीनियस ग्रुप है। मैं उसमें डिटेल जाता नहीं हूँ कि ये
होमोजीनियस ग्रुप की डिसीजन बहुत लोगों ने दी है कि होमोजीनिटी इसलिए है कि ऑल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट दे सफर्ड फ्रॉम प्यूरिटी, पोल्यूशन, and as a result of untouchability, unapproachability, unseeability, contempt, prejudice, humiliation. So untouchability is a common problem of all the subcaste that bind them together. और उसको एक लीगल क्लास बना दिया है, क्लास बाय इटसेल्फ। ये सारी आर्गुमेंट उसमें बहुत सारे डिसीजन में आई है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं। दूसरा, उन्होंने ये आर्गुमेंट, ये केसेस को समराइज करने के बाद दूसरे केसेस लिए जिसमें इसका विरोध है। वो ये है कि नहीं भाई, ये होमोजेनियस नहीं, हेट्रोजीनियस है। इनको तो सिर्फ ये शेड्यूल कास्ट क्रिएट करनी थी, इसलिए उनको असेंबल किया है। ये क्लास बाय इटसेल्फ नहीं है और इसमें वेरिएशंस है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली कि उसको हम सब क्लासीफाई नहीं कर सकते, हम सब क्लासीफाई कर सकते। बहुत एविडेंस, उन्होंने बहुत सारे केसेस का एविडेंस दे दिया। तो लीगली उन्होंने क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। फिर उन्होंने एकेडमिक में गए कि भाई ये हेट्रोजीनियस है शेड्यूल कास्ट, विद इन द शेड्यूल कास्ट हेट्रोजीनियस है और शेड्यूल कास्ट को अनटचेबिलिटी के आधार पे इकट्ठा लाया है। तो इज देयर ए डिफरेंस, इज देयर ए अनटचेबिलिटी विद इन अनटचेबल? ये एकेडमिक आर्गुमेंट है, इलीगल आर्गुमेंट नहीं है। तो क्या किया फिर उन्होंने? 4 स्टडीज को कोट किया। एक स्टडी जो मुझे मालूम है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और मार्टिन मकवान जो अहमदाबाद में है, उन्होंने 90 फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी ली और सबकास्ट में वो अनटचेबिलिटी कैसे है उसके ऊपर वो रिजल्ट डिक्लेयर किया। उन्होंने उसको लिया, गुजरात की स्टडी है, और कोट किया कि देयर इज अनटचेबिलिटी विद इन अनटचेबल। फिर उन्होंने गुजरात में है A.B. शाह, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनकी स्टडी थी जिन्होंने अनटचेबिलिटी विद इन अनटचेबल या डिफरेंसेस विद इन डिफरेंशियल ट्रीटमेंट विद इन अनटचेबल, उसको कोट किया। फिर आंध्र प्रदेश की स्टडी को कोट किया, फिर तमिलनाडु को स्टडी कोट किया और ये एकेडमिक एविडेंस देके ये बताया कि भाई विद इन द अनटचेबल, विद इन द शेड्यूल कास्ट, although it's a one category, there is an differential treatment or untouchability, therefore it can be classified. So constitution ने तो justification पहले ही दे दिया, अब academic justification दे दिया कि भाई उसमें वाकई untouchability है और उसको सब क्लासीफाई कर सकते हैं और जो मोस्ट बैकवर्ड है उसको हम ये कर सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो बोथ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, लीगल ग्राउंड एंड ऑन एकेडमिक ग्राउंड उन्होंने ये जस्टिफाई कर दिया कि भाई क्लासिफिकेशन हो सकता है। और बहुत मेहनत की उन्होंने उसमें, उसकी उनकी इंजीनियरिंग भी, उसकी एकेडमिक भी आती है। एंड फाइनली ही थ्रो हिज वेट इन फेवर ऑफ सब क्लासिफिकेशन। अब मैं आपके सामने सिर्फ एकेडमिक, लीगल तो चौहान साहब ने बिल्कुल बताया सही तरीके से कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये एकेडमिकली कैसे सस्टेनेबल नहीं है ये मैं बताता हूँ आपको। एकेडमिकली इसलिए सस्टेनेबल नहीं है ये कि ये वाकई हेट्रोजीनियस है, तो हेट्रोजीनिटी का नेचर क्या है। और दूसरा सवाल ये है फिर, ये जो हेट्रोजीनियस है तो और अनटचेबिलिटी उसका बेस माना है और हेट्रोजीनियस है, इसके बावजूद भी उसको एक क्लास में लाया है, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने रिजर्वेशन फॉर सबकास्ट क्यों नहीं सजेस्ट किया? ये डॉक्टर अंबेडकर साहब को बहुत कोट कर रहे हैं, क्यों नहीं किया? राइट फ्रॉम 1990 पहली बार उन्होंने उनका जो मेमोरेंडम दिया वो साउथ ब्यूरो कमीशन को दिया, जिसमें जस्टिफाई किया था कि शेड्यूल कास्ट को पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। फिर 1929 में साइमन कमीशन के सामने जब हो गए, तब उन्होंने कहा कि तब उन्होंने जस्टिफिकेशन किया रिजर्वेशन का। फिर वो 1929 कन्वर्टेड इनटू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मेमोरेंडम दिया, दैट इज द बेस्ट आर्टिकुलेशन ऑफ पॉलिसी फॉर द शेड्यूल कास्ट। उसके बाद पूना पैक्ट बनता है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत लोगों को मालूम नहीं, वो ये है
कि जब वो लेबर मिनिस्टर बने 1942 में, यही उनको लेटर मिला था जुलाई में, और वो गए जुलाई में, और सितंबर में उन्होंने वाइसराय जो था लिंगित को, उसको खत लिखा, उसको कॉन्फिडेंशियल मेमोरेंडम लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए भाई, पूना पैक्ट में तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, लेकिन एक पैरा था पूना पैक्ट में, आप देखिए पढ़िएगा, कि इंडेवर एफर्ट विल बी मेड टू गिव देम दी सम स्पेस इन द पब्लिक जॉब एंड फाइनेंशियल असिस्ट फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट। तो उन्होंने वो लेके कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो दिया, ये भी पूना पैक्ट की कमिटमेंट है, लिंगित को लिखा, और वही जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो मेमोरेंडम दिया था उसको इम्प्रोवाइज करके उनको लिंगित को दिया, और लिंगित को ने एक्सेप्ट किया, और 1943 में पब्लिक सर्विस में रिजर्वेशन आया। घटना में नहीं आया, घटना में बाद में आया, लेकिन 1943 में पहली बार पब्लिक सर्विस सेक्टर में 12% दिया था पहले, रिजर्वेशन लाया। और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 2 स्कॉलरशिप भी सेटअप की, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो आज चल रही है, 75 साल के बाद वो स्कॉलरशिप चल रही है, और ओवरसीज स्कॉलरशिप बाहर भेजने वाली, वो भी आज चल रही है, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ सोशल करते हैं। तो 1919 से लेके 1943 तक, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन, जितने सारे आर्टिकल आपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, एट नो वेयर डॉक्टर अंबेडकर आस्क फॉर द सब कास्ट रिजर्वेशन, डिस्पाइट द फैक्ट, ये ध्यान में रखिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट डॉक्टर अंबेडकर एक्सेप्टेड दैट देयर आर डिफरेंसेस विद इन द सब कास्ट इन महाराष्ट्र, और वो डेलिबरेटली मातंग कम्युनिटी को पर्टिकुलरली कहते थे कि मातंग के खिलाफ बारे में जो बाहर थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन करता है उसको नहीं करना चाहिए। अपने सारी ऑर्गेनाइजेशन के चमार को लिया। देवधर नाइक जो थे वो लगातार मुक नायक और बहिष्कृत भारत के एडिटर थे, और बहुत सारे मातंग कम्युनिटी के लोगों को, चमार कम्युनिटी को लिया, और अपील करते थे अपने भाषण में कि ये डिफरेंसेस जो है वो दूर करो, समानता पे रहना चाहिए। इसके बावजूद भी कभी भी सबकास्ट बेसिस पे उन्होंने रिजर्वेशन नहीं मांगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि जब 1975 में 1990 में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने प्रेजेंटेशन दिया साउथ बेरो कमेटी को, एक सवाल साउथ बेरो ने और साइमन कमीशन ने भी 1929 में और 1919 में साफ पूछा उनको, क्योंकि उस वक्त शेड्यूल कास्ट को या अनटचेबल को डिप्रेस क्लास कहते थे, और डिप्रेस क्लास ऐसा वर्ड है कि जिसमें सब शामिल हो जाता है। तब उन्होंने डायरेक्टली सवाल पूछा, इज कास्ट द बेस ऑफ रिजर्वेशन? ही सेड नो, द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन इज अनटचेबिलिटी, एंड देयरफॉर I am asking reservation or political reservation in services only for the untouchable. तो basis of reservation जो है, और basis of enlisting the caste, scheduled caste, which जो 1935 के एक्ट में फिर पहली बार scheduled caste वर्ड आया, वो अनटचेबिलिटी के बेसिस पे था। तो अनटचेबिलिटी को उन्होंने डिफाइन करते हुए क्या कहा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। In a presentation to the South Bureau Committee on Franchise 27 January 1990, Dr. Ambedkar mentioned about the disability, common disability of all subcaste suffered by the untouchable as a whole. Ambedkar observed, not only untouchability arrests the growth of their personality, but also it comes in the way of their material well-being. Social well-being की बात नहीं की, simply material well-being. It has also deprived them of their certain civil right. The untouchable is not even a citizen. Citizenship is a bundle of right. और ये important है, such as personal liberty, personal security, right to hold property, economic right, equality before law, liberty of conscience, freedom of opinion and speech, right of assembly, right of representation in country's government, and right to hold office under state. Thus, the disabilities of untouchable involve both denial of personal and civil right and also material right through the denial of right to property. ये बाबा साहेब ने उनकी डिसेबिलिटी दी है, और साथ साथ ये कहीं नहीं लिखा उन्होंने कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी सबकास्ट विद रिगार्ड टू अनटचेबिलिटी, लेकिन ये जरूर माना उन्होंने कि सबकास्ट में डिफरेंशिएशन है,
कभी कभी वर्ड अनटचेबिलिटी इस्तेमाल किया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 1929 में जब साइमन कमीशन आया तब दो रिपोर्ट अम्बेडकर साहब ने लिखी। एक ऑन बिहाफ ऑफ बहिष्कृत हितकारिणी सभा एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द शेड्यूल कास्ट, और दूसरी बॉम्बे असेंबली ने एक और कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था डिप्रेस क्लासेस एंड एबोरिजिनल टाइप, और स्टार्ट जो एक ऑफिसर थे वो उसके चेयरमैन थे, अंबेडकर साहब मेंबर थे। उस स्टार्ट की रिपोर्ट में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उस चैप्टर का नाम है अनटचेबिलिटी विद इन अनटचेबल। और रिपोर्ट क्या लिखती है, जो लैंग्वेज सारी समझ में आती है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की है। It must be admitted that good deal of untouchability within untouchability exists in this presidency. और साथ साथ फिर ये भी कहा कि जो सबकास्ट ऊपर है, महार और चमार, ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जो लोअर कास्ट ढोर है या मातंग है उसकी अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए। लेकिन जोर उन्होंने बाद में इस पे दिया है कि अनटचेबिलिटी विद इन द अनटचेबल इज इन द सोशल स्फीयर। बैठना उठना उतना नहीं है, खाना पीना उतना नहीं है, मैरिजेस नहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक सबकास्ट जो है शेड्यूल कास्ट की, महार या चमार, वो प्रॉपर्टी राइट डिनाई नहीं करता मातम को, वो एम्प्लॉयमेंट डिनाई नहीं करता मातम को, वो उसके एजुकेशन राइट डिनाई नहीं करता, वो तो सरीके वो फेस करते हैं। तो जिससे इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट कास्ट ने लिया है डिनाई के राइट, वो राइट महार या चमार मातंग को डिनाई नहीं करता, चमार वाल्मीकि को डिनाई नहीं करता, या जाटो चमार जो है वो और जाति को यूपी में नहीं डिनाई करता, वो सोशल और कल्चर स्फीयर पे है। इसलिए वो रीजन है, दिस इज द रीजन व्हाई डॉक्टर अंबेडकर नेवर आस्क्ड फॉर द सब कास्ट रिजर्वेशन, क्योंकि उनकी ये समझ थी कि ये सोशल और कल्चरल है, और यदि विद इन द शेड्यूल कास्ट जो सब कास्ट है यदि बैकवर्ड है तो उसका प्रमुख कारण यह है कि कुछ सब कास्ट जो है उनके पास लैंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, एजुकेशनल लेवल उतनी नहीं है, और उसमें जो दूसरे सब कास्ट है उनका कोई रोल नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ द अनटचेबिलिटी, ए कॉमन डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय ऑल द सब कास्ट। तो इसलिए उनको ये लगा कि सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस जो विद इन द सबकास्ट है वो उनके बैकवर्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक सबकास्ट के जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है लैक ऑफ लैंड, लैक ऑफ बिजनेस, लैक ऑफ एजुकेशन। तो यदि आपको एक सबकास्ट को फेवर करना है, सपोर्ट करना है, तो उनको आपको जमीन देनी पड़ेगी, उनको आपको बिजनेस देने पड़ेंगे, उनको आपको एजुकेशन देना पड़ेगा। तो आगे जाके वो ये कहते हैं कि एक सबकास्ट यदि अंडर रिप्रेजेंटेटेड है पब्लिक सेक्टर में, वो है या नहीं वो बात अलग है। मैंने कल फिगर देखे हैं, मेरे पास सबकास्ट का डाटा कुछ आता है, उसमें वाल्मीकि का प्रोपोर्शन पब्लिक सेक्टर में कम नहीं है, क्योंकि सारे जॉब वो सरकारी है। तो ये ओपनली कहना, क्योंकि वाल्मीकि को रिपीटेडली चीफ जस्टिस ने और औरों ने कोट किया है, उनको लगता है बहुत बड़ा अट्रैक्टिव एग्जाम्पल है, लेकिन वहाँ भी एकेडमिकली फंस गए वो। इफ यू टेक द टोटल वर्कर्स ऑफ द वाल्मीकि, ये हायर, ये सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ देम आर इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विच इज हायर देन द चमार, क्योंकि वो सारे जॉब सरकारी है। हाई कोर्ट ज्यादा है सर। हाँ, देखिए, तो मैं समराइज करना चाहता हूँ मुद्दा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो पॉलिसीज दी वो ऐसी है, और मैं फिर क्रमी ले जाता हूँ। नंबर 1, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज नॉट गिवन ए पॉलिसी फॉर सबकास्ट, बट व्हाट इज द पॉलिसी दैट ही हैज गिवन? नंबर 1, साइमन कमीशन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की इक्वल सिविल राइट होने चाहिए सबको, जो हमें नहीं है। मिलिट्री में एंट्री नहीं है, पुलिस में एंट्री नहीं है, बाकी डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा, लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, लीगल सेफगार्ड चाहिए। तीसरा, कि लॉ होने के बावजूद भी नौकरियों में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में शेयर नहीं मिलेगा, इसलिए हमें ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिस मैकेनिज्म के थ्रू कम से कम पॉपुलेशन के हिसाब से शेयर मिले, वो था रिजर्वेशन। थर्ड रेमेडी। चौथी रेमेडी ये थी कि रिप्रेजेंटेशन इन दी लेजिस्लेचर,
सेंट्रल एंड स्टेट। उसके साथ उन्होंने बड़ा इम्फेसिस करके दिया कि रिजर्वेशन इन एग्जीक्यूटिव, जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि भाई ऊपर वाली पोस्ट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में, वो बाबा साहब ने बहुत बार पहले कहा। उसी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल कास्ट बनी, उसी की वजह से शेड्यूल कास्ट कमीशन बना। तो ये चौथा था। लेकिन पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये तो सारे सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। इक्वल सिविल राइट, लॉ अगेंस्ट discrimination, reservation policy, share in legislature and executive. These are the remedies against discrimination जो state and minority में उन्होंने clearly define की। लेकिन for the economic and educational empowerment उन्होंने अलग से policy दी। For economic empowerment उन्होंने कहा कि land distribute होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, आरपीआई, सारे मैनिफेस्टो में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है। और फाइनली जब अपना सोशलिस्ट आइडियोलॉजी उन्होंने डिक्लेयर की तो उन्होंने कहा कि लैंड का नेशनलाइजेशन हो और सबको लैंड बांटे, सबको बिजनेस के लिए प्रमोशन करना चाहिए और एजुकेशन प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि थ्रू फाइनेंशियल, क्योंकि यदि आप इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हो तो रिजर्वेशन यूज नहीं कर पाओगे। कैपेबिलिटीज टू यूज एजुकेशन रिजर्वेशन will be less. If your economic condition is bad, your educational level will be low and you won't be qualified to go for a reservation. Therefore, those subcasts which lag behind in economic standing and educational standing, their economic situation should be improved, their education level should be improved, there should be policies for them within the subcaste, no problem, so that their capacity to take reservation will be increased. But no, he didn't favor a reservation within the subcaste. तो ये मेरा ख्याल है समझ लेना चाहिए कि ये जो डिसीजन है ये एकेडमिकली साउंड नहीं है। और चीफ जस्टिस ने भी जो 4 स्टडी कोट की है ना, उसमें मैंने लाइन लाइन पढ़ी, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सबकास्ट जो विद इन द सबकास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन वो सोशल और कल्चरल स्फीयर में है, वो इकोनॉमिक स्फीयर और एजुकेशन में नहीं है, इवन पब्लिक सेक्टर जॉब में भी नहीं है। अरे भाई, यदि माहर को या चमार को ज़्यादा पोस्ट मिल रही है सरकार में तो सिलेक्शन कमेटी तो हाई कास्ट की है, वो माहर बैठता है क्या, चमार बैठता है क्या? वो तो हाई कास्ट की सिलेक्शन कमेटी है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन और वॉट एवर, वहाँ तो और लोग बैठे हुए हैं। तो if some caste doesn't get in other guests, is simply because of educational backwardness and economic backwardness. Therefore, Dr. Ambedkar suggested an supplementary policy in addition to reservation to increase the capability to enjoy and become capable to take job under reservation. That is what is required for the subcaste, not a reservation within the subcaste. क्योंकि क्या होगा मैं बताता हूँ उसके, इसमें लिखा है, मैंने आर्टिकल मैंने भेजा इंडियन एक्सप्रेस को, वो कह रहे कि एक्सेप्ट करेंगे कि आपने सबका विश्व रिजर्वेशन दे दिया, आतंक को दे दिया या वाल्मीकि को दे दिया, उसमें भी तो इनइक्वालिटी है। उसमें से ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो जॉब ले लेगा, फिर क्या कहोगे आप? फिर सीजी क्या कहेंगे? सीजी कह रहे हैं कि ये इंटर सबकास्ट इनइक्वालिटी, सब्सटेंशियल इनइक्वालिटी अचीव नहीं करता। अरे भैया, इनइक्वालिटी तो विद इन द सबकास्ट रहेगी, क्योंकि जो इंटरनल इनइक्वालिटी है सबकास्ट में वो तो इंडिविजुअल इनइक्वालिटी है ना, कुछ इंडिविजुअल पीछे है, कुछ बाकी है, उसके लिए अलग पॉलिसी चाहिए। रिजर्वेशन विल नॉट हेल्प, सब्सटेंशियल इक्वालिटी विल नॉट बी अचीव्ड। सो ये कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था, क्योंकि ये मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज द डिसीजन वाज ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड। लेट अस कम टू क्रीमी लेयर एंड एकेडमिक साइड ऑफ द क्रीमी लेयर आर्गूमेंट। एक 15-20 मिनट में बताऊंगा। आपको बताया मैंने कि क्रीमी लेयर आर्गूमेंट जो है वो मैंडेट में नहीं है, लेकिन ली है। लेकिन उसमें ये है कि क्रीमी लेयर का लीड जो लिया वो गवई साहब ने लिया है, वो पंकज मित्तल ने नहीं लिया, वो शर्मा ने नहीं लिया, उन्होंने गवई साहब को कोट किया। आवर लर्नेड ब्रदर, फ्रेंड, our learned colleagues, we support his view on creamy layer, we support his view on first generation and all that. So सारा justification जो आता है वो गवई साहब के थ्रू आता है। गवई साहब की क्या आर्गूमेंट है? गवई साहब ने क्या किया है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, आई विल
like to correct myself from Mr. Chauhan is that बैकवर्ड कास्ट के लिए जो आर्गुमेंट इंदिरा स्वामी में है, सब क्लासिफिकेशन के लिए जस्टिफाई किया ना बैकवर्ड क्लास में, क्रिमिलेरा है, उसी से वो धागे लिए है और वो शेड्यूल कास्ट में लगाने की कोशिश की है. क्या जस्टिफिकेशन दिया है मैं पढ़ के सुनाता हूँ. लर्नेड जस्टिस गवई साहब, ड्राइंग फ्रॉम द अर्लियर जजमेंट, build up a case for creamy layer for the scheduled caste. And I quote, the very concept of class denote a number of persons having certain common trait which distinguish them from others. If some of the members are far too advanced socially, economically, educationally, the connecting thread between them and the remaining class snaps. They would be misfit in the class. Excluding them alone, would the class be a compact class? Such exclusion would benefit the true backward. And then he argued, which is very important sentence, and goes on justify that when a group turn into a heterogeneous, the principle of unequal treatment among unequal is justified. कि unequal है सारे सब कास्ट, तो फिर इक्वल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, अनइक्वल पॉलिसी होनी चाहिए. ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल. नाउ गिवन दिस theory of heterogeneity, theory of heterogeneity, and then saying that since there is a heterogeneity within the scheduled caste, which Fiji has proved, to which Gavai Sahab has agreed, given this heterogeneity among the scheduled caste group, the unequal treatment to classes in the category of scheduled caste would advance the constitutional objective of equality. And the most powerful recommendation is this. Therefore, I recommend that the state must evolve a policy for identifying the creamy layer even from the scheduled caste and scheduled tribe so as to exclude them from the benefit of affirmative action. And read carefully the last sentence. Only this and this alone can achieve the real equality as enshrined under the Constitution. और ये जो डिसीजन है, जो फोर्सफुली उन्होंने कही है, ये सारी फिर पिकअप की पंकज मित्तल ने और सारों ने वर्ड इस्तेमाल करके, दैट आवर एक्सट्रीम ब्रदर हैज रिकमेंडेड एंड वी सपोर्ट दिस. सो दिस इज क्रीमी लेयर. उसकी आर्गुमेंट आपको मिल गई है. सवाल यह है कि इस क्रीमी लेयर को सपोर्ट करते वक्त एकेडमिक आर्गुमेंट लाई हुई है, और ये पंकज मित्तल साहब को देखो क्या कह रहे हैं. पंकज मित्तल, while agreeing with the applicability of creamy layer to SC, also provide the evidence by saying that we are landing into academic, not legal. The experience show that the better of the class among the backwards, that is scheduled caste, eats up most of the vacancies and seats reserved, leaving the most backward with nothing in their hand. ये academic है. सवाल यह है, is this the experience? Has the seat has been all cornered by the Chamar and the Mahar and the Jatavs, and nothing to the Valmikis, nothing to the Matang, nothing to Chamar or nothing to others? इतना फोर्सफुल सेंटेंस है. मैंने 2016 में फरवरी में EPW में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में आर्टिकल लिखा था डीलिंग दिस आर्गुमेंट. इसलिए कि ये जज जो है ना, ये जज इतनी उनकी अपनी तो रिसर्च नहीं है और ये सारा लिटरेचर पढ़ते भी नहीं है. सो दे ओनली रीड द वॉट एवर एकेडमिक हैव सेड एंड दे बिकेम ए विक्टिम ऑफ दैट व्यू. देयरफॉर आई जज द एक्चुअल फैक्ट. दो इसके ऊपर एक्सपीरियंसेस है, मैं आपको बताता हूँ कि लेट अस टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन ABCD टोटल मेरा ख्याल है 9 लाख के करीब या कुछ थी. मैं एब्सोल्यूट फिगर नहीं दूंगा. 2011 की बात है, 2022 में भी वही स्थिति है. 2011 में CE&D पोस्ट अकाउंट 80% ऑफ द पोस्ट दैट शेड्यूल कास्ट ऑक्युपाई अंडर रिजर्वेशन. 80%, 81, एंड ओनली 19% B and A. अब भाई ये C and D कौन है? क्लास 4 एंड क्लास 3.
Very clear. Are they from economically weaker background, stronger background? उसके लिए मैंने देखा कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है देखूं। तो फिर मैंने ये लिया कि नेशनल सैंपल सर्वे क्या करता है, जितने भी शेड्यूल कास्ट पब्लिक सेक्टर में हैं और गवर्नमेंट में हैं उसका संख्या देती है, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल। उसकी मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड देखी। उसमें क्या पाते हैं हम, उसमें ये पाते हैं कि 68% ऑफ दोज who are in reservation, scheduled caste, those who are in reservation are higher secondary and secondary. अब हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी एजुकेशन के साथ जो सी एंड डी में जा रहा है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है? नहीं, वो तो गरीब है। फिर मैंने और डेटा निकाला कि जितनी भी पोस्ट रिजर्वेशन में हैं शेड्यूल कास्ट के पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट में, उसकी 32% रूरल एरिया में है, बाकी जो है सारी अर्बन एरिया से है। ये डेटा मिल जाता है नेशनल सैंपल सर्वे से। जो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में है वो गांव से है कि शहरों से? तो गांव से 32% पोजीशन जॉब जो है, जो रेगुलर सैलरीड जॉब अंडर रिजर्वेशन, वो गांव से है। मैंने उसका लैंड बैकग्राउंड देखा कि भाई ये गरीब है या अमीर है। जिसने कॉर्नर किया है पंकज मित्तल कह रहा है, उसमें क्या पाते हैं हम? मैं पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको इसको समझ में आएगा ठीक से। In 2011 and 12, that was the period, of the total scheduled caste employee under reservation in rural area, about 11% were landless. 69% were purchased land less than 1.2 acre average land. और आप 5 एकड़ ले गए तो 95% आर स्मॉल फार्मर। ये अमीर है। तो ये जो डेटा है इससे दो बातें आती है। जो एकेडमिक आर्गुमेंट गवई साहब ने और पंकज मित्तल ने इस्तेमाल की है उसमें फ्लॉ है। एकेडमिक डजंट सपोर्ट। एंड व्हाट इज दोस पॉइंट? नंबर 1, that bulk of the job under reservation have been used by the economically weaker section of scheduled castes. 81% of them are C and D. Only 19% by the economically better off of the scheduled caste. वो economically better off क्या है वो भी मैंने आपको बताया है कि जो 5 एकड़ 2.5 एकड़ गांव से है वो भी है। वो क्यों है? क्योंकि उसको स्कॉलरशिप मिल रही है सरकार की तरफ से। तो आई थिंक द आर्गुमेंट ऑफ पंकज मित्तल एंड टू सर्टन एक्सटेंट बाय गवई साहब इज बेस्ड ऑन ए मिसअंडरस्टैंडिंग of the actual academic position of the reservation. The reservation policy, let me make a strong statement, is poor. Benefited the poor. It also benefited to the economically better off, but in a smaller proportion. So to say that everything has been cornered by the scheduled caste and nothing is left for the economically better off and nothing is left for the economically poor is a baseless argument. And that weakens the decision of Gavai Sahab and Pankaj Mittal for a creamy layer. Now, दूसरा मुद्दा, पंकज मित्तल साहब कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाओ, कास्ट का नहीं। वो आर्गुमेंट कैसे आई है? वो आर्गुमेंट इसी से आई है, पहले आर्गुमेंट से आई हुई है। पहली जो प्रपोजिशन उन्होंने किया है कि इफ ऑल द पोजिशन अंडर रिजर्वेशन आर कॉर्नर बाय द इकोनॉमिकली बेटर ऑफ अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट, which also mean, listen carefully, which also mean कि आप इकोनॉमी के लिए अच्छे हो तो आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। एक स्टेप फर्दर ले लिया आर्गुमेंट, वो एकेडमिक्स में सारा है। मैंने उसको उसके जवाब दिए थे उस आर्टिकल में कि यदि इकोनॉमिकली बेटर ऑफ हैव टेकन एवरीथिंग विच इज नॉट द केस, विच इज नॉट ट्रू, तो फिर इकोनॉमी से आपकी अब मोबिलिटी हो जाती है तो रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? यदि देना भी है तो रिजर्वेशन फिर इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया पे दे दो। तो पूरा सारा डिस्कशन फिर पंकज मित्तल की जजमेंट में इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे है। अच्छा, कहां तक ये सच आर्गुमेंट है कि इकोनॉमिक शुड बी द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन इन प्लेस ऑफ कास्ट? इज इट थियरेटिकली सस्टेनेबल? इज इट एम्पिरिकली बेस्ड ऑन फैक्ट सस्टेनेबल? नो, दे हैव आल्सो मेस अप हियर, दे हैव आल्सो मिसअंडरस्टूड हियर। पंकज मित्तल हैज मिसअंडरस्टूड। आई गिव यू द स्टैटिस्टिक. First, take a theory.
I would also like to read the sentence because this is very important. These are Gavi Sahab as well as Pankaj Mittal. Second recommendation relates to the replacement of the caste criteria by economic criteria for reservation, which in fact emanate from the creamy layer argument. Now this is what they say. Some among the scheduled castes are economically better, such that they can walk shoulder to the high caste. Why do we need a reservation based on caste? इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगा दो, और इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाने से उनकी तरक्की हो जाएगी. हाउ फार इट इज ट्रू? नाउ आई कलेक्टेड द थियरिटिकल. what do the theories of discrimination tells us? Theories of discrimination were developed in America, which Dr. Baba Saheb Ambedkar also later on used. What is the message of theories of discrimination? Very brief. Theories of discrimination says that a group as a whole is discriminated, denied equal right, जो बाबा साहब ने बताया, on the basis of cultural identity. On the basis of identity, social, cultural, religious, color, racial identity, not on the basis of individual merit. That is why in 113 countries, reservation or affirmative action policy is there only for those groups who are cultural group, who are discriminated on the basis of their cultural identity, not on the basis of individual attribute or individual merit. This is the theory. Applying to the caste, all untouchable are denied equal right. जब हाई कास्ट का आदमी डिस्क्रिमिनेशन करता है गांव में, वेरी पे कुएं पे पानी नहीं देना, टेंपल में नहीं देना, तब ये देखता है क्या वो कि उसकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है? वो नहीं देखता, वो तो अनटचेबल है. इसलिए तो मैं वो एम्बैरेसिंग एग्जाम्पल कोट नहीं करूंगा कि प्रेसिडेंट जो है जिसकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग क्या है उसको भी जाने नहीं दिया था. Jawan Saab knows and he will correct me. Victim is untouchable and accused is high caste. There is no mention, I underline it. There is no mention in the act that one subcaste untouchable, if he discriminate another subcaste, that's untouchable should be punished. No. Because he knows what kind of discrimination was there between the subcaste. So Untouchability Offence Act doesn't recognize the economic background, because the theory is all untouchable, economically better off or worse off are discriminated on the basis of their identity for they being poor, impure and untouchable. So this is the theory. What is the facts? अब facts मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम लगता है, लेकिन मैंने मेरी पूरी जिंदगी इसी में बिताई और 3 स्टडी आपको बताता हूँ. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़ की जब मैं डायरेक्टर था, 4 राज्य में इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन पे हमने स्टडी की, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन डिस्क्रिमिनेशन इम्पॉर्टेंट एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न. वो सीजे की डिसीजन भी कहती है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस. ये वर्ड है उनका कि ये अंडर रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्डनेस इन इंक्लूसिव, इट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. खैर वो जाने दीजिए. तो 4 स्टेट का स्टडी किया, उसमें महाराष्ट्र भी इंक्लूड है. फिर 3 स्टेट का स्टडी किया, उसमें हरियाणा इंक्लूड था. फिर 8 स्टेट का स्टडी किया ईस्टर्न स्टेट से. उसमें एक मेजर फाइंडिंग क्या है, वेरी ब्रीफली, कि द अनटचेबल्स इन द रूरल एरिया सफर डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग. मैनुअल लेबर में नहीं है, उस पर जोर ज़बरदस्ती है, लेकिन डोमेस्टिक घर में जॉब नहीं देते खाना बनाने के लिए. उसके बाद वेजिटेबल प्रोसेसिंग के लिए नहीं जॉब काम देते, फ्रूट्स प्रोसेसिंग के लिए नहीं. केरला में एग्जाम्पल है कि घर भी बांधने के लिए नहीं देते, अनटचेबल के हाथों से घर नहीं बांधना चाहिए. तो ये इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन अभी हमें देखने को मिलता है. उसके बाद फार्मिंग में हमने फार्मर की स्टडी की, तो फार्मर फेस डिस्क्रिमिनेशन इन बाइंग द इनपुट एंड सेल ऑफ आउटपुट. हाई कास्ट अपना बैल नहीं देगा, सीड दे देगा, बेचेगा हाई प्राइस पे, लेकिन बैल नहीं देगा, ह्यूमन लेबर नहीं देगा. हाई कास्ट का वर्कर जो है वो ये एग्री नहीं करता कि मैं लो कास्ट की फार्मिंग पे काम करूं. तो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है.
फार्मर, उसके बाद बिजनेस, आशीम प्रकाश की किताब है 90 बिजनेसमैन जो गाँव में हैं उनकी स्टडी की है और किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते हैं। उसमें इकोनॉमी का आधार नहीं है बिजनेस में, बिजनेसमैन तो सभी इकोनॉमी के लिए बेटर ऑफ होते हैं ना, फिर भी नहीं, चिट फंड का उनका मेंबर नहीं बनते, उनको और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन जो गाँवों में मैंने स्टडी की उसमें क्या लिया है, उसमें ग्रॉसरी ओनर, गाँव में जो ग्रॉसरी का शॉप होता है, और फिर अपना रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट। क्या पाया उसमें हमने कि जो ऑटो रिक्शा वाला है जो शेड्यूल कास्ट है उसके ऑटो रिक्शा को हाई कास्ट नहीं हायर करेगा, जरूरत पड़ी तो करेगा, नहीं तो प्रीफर देगा अपनी जाति के ऑटो रिक्शा या टैक्सी को। ईटरीज में जो शेड्यूल कास्ट है वो नूडल बनाता है, चाय बनाता है, हाई कास्ट का उसके पास जाएगा नहीं, बल्कि कुछ को रिस्ट्रिक्शन लगाए कि आप नूडल वगैरह मत बनाइए। ग्रोसरीज में जो किराना की दुकान है उसमें हाई कास्ट जाता नहीं है, मजबूरी है तो वो सिर्फ पैक फूड लेता है, पैक साबुन है तो पैक है, लेकिन खुला नहीं, क्योंकि वो अनटचेबल, हाथ का टच हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट में, फार्मिंग में और बिजनेस में डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मैं हरियाणा में गया एक फील्ड वर्क के लिए, पर्सनली गया, मैंने कहा मैं देखूं, वाल्मीकि कम्युनिटी के घर में गया मैंने कहा जी आपका कैसा है, तो कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने कहा सर हमारा मिल तो गांव पे वाले हाई कास्ट भी नहीं लेते और सोसाइटी में भी नहीं बिकने देते हमें, किस लिए है गाय परचेस करे गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, हम वेजिटेबल की दुकान लगाते हैं कोई नहीं आता है हमारे पास। और वहाँ के जाटों ने थ्रेट किया कि यदि आप वाल्मीकि का मिल्क लेके कोऑपरेटिव के कॉमन पूल में डालोगे तो हम आपको मिल्क नहीं देंगे। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड। फिर 7 स्टेट की स्टडी है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ये तो मार्केट हुआ, जाके आप प्राइस देते हो लेते हो, लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज जिसमें डिमांड सप्लाई से प्राइस नहीं होती है, गवर्नमेंट तो ऐसा है कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गारंटी सरकार देती है, आंगनवाड़ी में फूड सरकार देती है, मिड डे मील में फूड सरकार देती है, उसमें क्या है रैम्पेंट डिस्क्रिमिनेशन। दलित लड़के जो है अलग बैठते हैं स्कूल में, आपको पता होगा बिहार में या और जगह, आगे बैठेंगे हाई कास्ट के, दलित लड़के पीछे बैठेंगे, सरकारी है ये, मार्केट नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मिड डे मील में उनको आखिरी में खाना दिया जाता है, मेरे पास तो वीडियो है, स्टडी तो छोड़ दीजिए, ईपीडब्ल्यू मेरी आर्टिकल है, मिड डे मील में सबसे आखिरी में शेड्यूल कास्ट को खाना दिया जाता है, वो भी बचा हुआ, औरों के लिए प्लेट दी जाती है, शेड्यूल कास्ट को कहते हैं कि प्लेट आप ले आओ। दलित महिला को कुक नहीं बनाया जाता, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा बहुत बार कि दलित महिला यदि कुक बनाई गई आंगनवाड़ी में या मिड डे मील में तो हाई कास्ट का लड़का खाना नहीं खाएगा, थ्रेटन्स नॉट टू ईट। अब जो लड़का है मिड डे मील में जा रहा है, जिसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अलग बिठाया जा रहा है टीचर की तरफ से, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड देख रहा है क्या, ये लड़का लार्ज फार्मर का है कि स्मॉल फार्मर का है कि लैंडलेस का है, नहीं, अनटचेबल है। अच्छा, कबीर साहब इसमें लिखते हैं, बहुत दुख हुआ मुझे कि जैसे रूरल एरिया से जाके हम अर्बन में आते हैं तो अनटचेबिलिटी कम हो जाती है। क्या लिखा है, क्या एविडेंस है, हमने स्टडी की है, रमीन है, विनोद मिश्रा ने स्टडी की है, और दिल्ली में देखा है कि रेंटल में किराए पे घर देने पे क्या है, दलितों को मुस्लिम को घर नहीं मिलेगा। बहुत अलग अलग तरीके से नाम पूछे जाएंगे, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि जाति तो पूछ नहीं सकते, और फाइनल कंक्लूजन ये आया कि दलित को हाई कास्ट की लोकेलिटी में घर मिलना मुश्किल हो गया। अब जो हाई कास्ट की मीडियम MIG मिडिल हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें हमारा जाने वाला तो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ है ना, गरीब थोड़ी है, फिर भी उसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरी किताब आ गई है 4 महीने पहले, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन हायरिंग में, प्राइवेट में ज़्यादा है, पब्लिक में थोड़ा कम है। और अब आपको बताऊं पते की बात कि यदि आप इनकम सैलरी ले लो तो आपको ये रिजल्ट आता है कि जिनकी हायर सैलरी स्लैब में जो लोग बैठे हुए हैं शेड्यूल कास्ट के,
इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर उनका डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है कंपेयर टू दी लोअर कैटेगरी। लोअर कैटेगरी में चल जाएगा, ले लो, ऊपर वाले में नहीं। तो इकोनॉमिकली बेटर है, उसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पंकज मित्तल कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन उनका होता नहीं, दे आर डिस्क्रिमिनेशन फ्री। और एक एग्जांपल देता हूं, डिस्क्रिमिनेशन इन आईआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। मेडिकल कॉलेज में लड़की ने, ट्राइबल लड़की ने सुसाइड कर दिया, आईआईटी मुंबई में सुसाइड कर दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सुसाइड कर दिया, जेएनयू में मेरी यूनिवर्सिटी में सुसाइड कर दिया। क्यों? डिस्क्रिमिनेशन। जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डिस्क्रिमिनेशन हुआ और 2 सुसाइड हो गए, तो मैं यूजी का चेयरमैन था तब प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री केम टू मी, थोड़ा तो वी वांट टू सेट अप ए कमिटी एंड प्लीज लुक इनटू द कॉजेस व्हाई दिस सुसाइड आर हैपनिंग। मैंने एग्री कर दिया, फिर मैंने स्टडी की, कोई बोलता नहीं था, डर रहे थे स्टूडेंट। कुल मिला के 50 स्टूडेंट थे, उसमें से मैंने बड़ी सिताफी से 50 क्वेश्चनर बनाई और एक लड़का है उसको दे दी। मैंने कहा भर लो आप, नाम न लिखिए। उसमें से रैम्पट डिस्क्रिमिनेशन आया बाहर, इन एग्जामिनेशन, इन क्लासरूम, इन डाइनिंग हॉल, दे सिट सेपरेटली। उसके बाद शुरू हो गई स्टडी। आईआईटी मुंबई में उन्होंने जो भाषण के लिए बुलाया सुसाइड के बाद, तो उन्होंने मेरे साथ कॉन्फिडेंशियली जो इंटरनल सर्वे है वो शेयर किए, और उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है कोई हद नहीं उसकी। आते ही पहले पूछते हैं कि कोटा में आए होगे, ये नहीं पूछते कि तुम्हारी इनकम क्या है, तुम इकोनॉमिकली अच्छे हो या बुरे हो, नहीं, कोटा में आए हो, शेड्यूल कास्ट हो गया, और डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। फिर जिस लड़के ने सुसाइड कर दी है वो सोलंकी था ना, जिसकी ये जो है वो गुजरात में थे। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, तो ये जो लड़के ये इनके लैंग्वेज में ये लड़के जो है आईआईटी में जाने वाले इकोनॉमिकली बेटर और बैकग्राउंड के हैं, बिल्कुल सही है। पुअर तो आईआईटी में जाता नहीं, तो उसका डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता? वो तो इकोनॉमिकली बेटर और बैकग्राउंड का है ना। तो इतनी फैलेसीज है इस आर्गुमेंट में, वो डेटा के साथ बताई जा सकती है। तो आप मार्केट ले लो या सरकारी एजेंसीज ले लो, शेड्यूल कास्ट फेस से डिस्क्रिमिनेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो फिर उस बेसिस पे कहना कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो, ये मेरा ख्याल है बिल्कुल सही नहीं है। और वो जजमेंट जो है वो उसका रिव्यू करना इवन ऑन एकेडमिक बैकग्राउंड। अब मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे वो हमारी एक दिशा वाडेकर है, वो कहती है सर आप वो पार्टी बनिए और कम से कम इंडिपेंडेंटली आके एकेडमिक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाइए और दिए, उसके वेटेज बढ़ेगा। मैं पहले करता नहीं था, अब मेरी इच्छा हो रही है कि यदि ये इस तरह की स्थिति अंडरस्टैंडिंग है जजेस की, तो मेरा ख्याल है एकेडमिकली एम्पावर करना उनको बहुत ज़रूरी है। तो ये है। और दूसरी बात इससे जुड़ी हुई है, फर्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन। वो जो सोलंकी है जिसके लड़के ने शादी की है, लड़के ने सुसाइड किया है, वो एक ही बार पहली बार रिजर्वेशन किया है। वो सेकंड जनरेशन का लड़का है, उसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहाँ डिसअपियर हो गया। पंकज मित्तल कहते हैं कि वन जनरेशन के बाद वो फ्री हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं। तो ये कहना कि एक ही जनरेशन दे दो, दूसरी जनरेशन मत दो, ये भी गलत है। दूसरी आर्गुमेंट जो है कि उसको रिजर्वेशन जो है इनएफिशिएंसी बढ़ाता है। बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है पंकज मित्तल का। फॉर द वो कि इसको क्या, वो जो केरला की जज थे, क्या उनका नाम था, कृष्णा अय्यर को कोट करते हुए लिखा कि उन्होंने कहा कि फॉर द सेक ऑफ इफिशिएंसी रिजर्वेशन शुड बी सिलेक्टिव और इवन शुड बी रिमूव्ड। ये कह रहे हैं ये, लेकिन एविडेंस क्या है? कुछ नहीं है, लेमैन अंडरस्टैंडिंग है कि कम मार्क के साथ शेड्यूल कास्ट यदि कुछ रिलेक्शन के साथ नौकरी लेता है तो इनएफिशिएंट है। स्टडी है कोई? नहीं। अश्विनी देशपांडे एंड विस्कॉफ फ्रॉम यूएसए हैज रिटन ए बुक ऑन इफिशिएंसी। उन्होंने क्या किया कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रेलवे है, और रेलवे का स्टडी किया। और क्या पाया उन्होंने ये पाया कि देयर इज नो डिफरेंस इन द इफिशिएंसी ऑफ हाई कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट ऑफिसर्स। ऑन द कॉन्ट्ररी शी सेड कि सम ऑफ द शेड्यूल कास्ट ऑफिसर आर बेटर देन द हाई कास्ट, क्योंकि उनके ऊपर स्टिग्मा लगा होता है। उसकी कोटेशन को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देयर आर न्यूमरस अ प्रायरी रीजन्स व्हाई शेड्यूल कास्ट आर बेटर देन हाई कास्ट इन सम केसेस।
Individual from the marginalized group may well be especially highly motivated to perform well when they attain decision making and managerial position, because of the fact that they have reached this position in the face of a claim that they are not sufficiently capable, and they may have consequently strong desire to prove their detraction wrong, or such individual may simply believe that they have to work hard. ये रीजन दिया हुआ है, पढ़ा है इन्होंने कि भाई इनएफिशिएंसी बढ़ती है कि क्या होती है, कुछ इंडिकेटर लिए उसने, टाइम पे आता है, कितनी फाइल क्लियर करता है, वो सारा दिया हुआ है, उस बेसिस पे वो बता रही है. लास्ट पॉइंट, टाइम लिमिट. पंकज मित्तल कहते हैं कि टाइम लिमिट होनी चाहिए, हर 5 साल रिव्यू भी होना चाहिए. बिल्कुल टाइम लिमिट होना चाहिए, कोई डिसएग्री नहीं करता, क्योंकि रिजर्वेशन इज नॉट परमानेंट. इफ इट हैज इट्स गोल, इट शुड बी स्टॉप, बट ऑन व्हाट ग्राउंड, अंडर व्हाट कंडीशन रिजर्वेशन शुड बी टाइम बाउंड. जब रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर का डिबेट चला 2008 में, तो मुझे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस ने कहा, मीरा कुमार जी ने, कि थोड़ा ये दुनिया की जो सारी कंट्रीज है जहाँ रिजर्वेशन मिलता है वहाँ देखो क्या है प्राइवेट सेक्टर के लिए, और हमें फीडबैक दे दो. वो कन्वीनर थी उस ग्रुप की. मैंने 113 कंट्री की स्टडी की, उसमें बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन कितने साल हो गए, ये कंट्री है जिसने रिजर्वेशन को स्टॉप कर दिया, वो है जापान. जापान जो बोराकुमन है, दे आर ऑलमोस्ट लाइक अनटचेबल, अवर अनटचेबल्स काउंटर पार्ट. लेकिन किस कंडीशन में उन्होंने उसको रिजर्वेशन को स्पेशल प्रोविजन कहते हैं, वो रिजर्वेशन नहीं कहते, वो कम कर दिया. उसका कारण ये था कि उन्होंने देखा कि Japanese society has developed that social capability whereby the Burakuman do not discriminate much, do not face discrimination much. And secondly, the gap between the average Japanese and the Burakuman is very less. ये 2 क्राइटेरिया पे मुझे बताइए कि अनटचेबल की क्या स्थिति है. इज द अनटचेबल, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अनटचेबल इज द थिंग ऑफ द पास्ट, डिसअबर्ड हो गया. Has the gap between the scheduled caste and the high caste has reduced? I have given the statistic. All my books are on that, block by caste, bridging the social gap. उसमें क्या निकल आता है? In 1995 जब एट्रोसिटी एक्ट के रूल्स बने, चौहान साहब को मालूम है, एक्ट तो बना 89 में, एट्रोसिटी एक्ट रूल बनने के 6 साल लगे. 1995 से 1922 तक लगभग 3 लाख एट्रोसिटी केसेस शेड्यूल कास्ट ने रजिस्टर की है. ऑन एन एवरेज 14,000 केसेस एनुअली. एट्रोसिटी कम हुई? कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कंटिन्यूसली परसिस्टेंस है, और इस रिजिम में तो बढ़ गई है. वल्गर टाइप ऑफ एट्रोसिटीज, परेडिंग नेकेड, committing a rape on a wife or a sister in place of brother or wife, husband, to hurt the untouchable more, that he see these atrocities. घोड़े पे नहीं, लगातार हर 8 दिन के बाद देता है. तो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था, जिसमें पटेल भी इंक्लूड है, और भी है कि 10 साल में अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी. गांधी जी ने भी कहा था, हाउ रॉन्ग दे वेर. आज अनटचेबिलिटी है और बढ़ रही है कुछ एरियाज में. Then how, if untouchability is the best for reservation, how can you say that there should be a time limit? You say that they should have said that the time limit should be there, but when the untouchability get eliminated completely. Acha, what about the gap? All my books tells you that you take indicator of poverty, per capita income, malnutrition, ownership of land, educational level, access to civic amenity like drinking water, electricity and drainage. In all indicators, scheduled caste lag far too behind the high caste. The gap भी है. तो कहाँ से आई है? तो आप ये क्वालिफाइड तो करो. इसका सार ये है कि जब तक डिस्क्रिमिनेशन रहेगा और इनइक्वालिटी रहेंगी, तब तक रिजर्वेशन रहेगा. You will have to provide a safeguard against discrimination. You cannot leave them that no. ये सारा मैंने सारी आर्गुमेंट लेके उसका एकेडमिक बेस कैसा वीक है ये आपके सामने रखा है. तो ये दिस जजमेंट हैज टू बी आल्सो रिव्यूड, चौहान साहब, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल
invalidity or whatever, but also on the basis of the academic argument they have brought in favor of their constitutional justification, because they have not read at all this literature. अब मैं आखिरी में ये कह रहा हूँ, and I will end this, मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट भगवान है, इसलिए भगवान है कि जो डिसीजन देता है वो लागू हो जाता है. It decide the future of people at one stroke. It destroy that community or it elevate that community. इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा. If that is the case, then the Supreme Court has to be extremely careful in giving the decision like this, which is related to the education and economic development of the scheduled caste. इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं. जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो 1754 में दे टुक ओवर. From right from 1750 till 1892 मिलिट्री में अनटचेबल होते थे. और जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर ने जीता है इंडिया का बहुत सारा हिस्सा, वो अनटचेबल सोल्जर की वजह से जीता है. उसका एक शाइनिंग कहो या कुछ कहो, उसका एग्जाम्पल है कोरेगांव कि पेशवाई को उन्होंने डिफीट किया. 400-500 महार थे उनके साथ, और भी थे, तो 22 महारों का नाम वहाँ पे है. तो दैट इज एन एविडेंस. ये एक ब्रिटिशर था जिसके दिमाग में फितूर आया. उसके दिमाग में फितूर क्यों आया वो मैं बताता हूँ. जब मराठा एंड ब्राह्मण्स को एंट्री मिली मिलिट्री में या किसी स्टेज पे, उन्होंने कहा हम महार के साथ नहीं रह सकते, महार के ऑफिसर्स के अंडर हम काम नहीं कर सकते या उनके साथ खाना नहीं खा सकते, इनको आप निकालो. तो एक ऑफिसर था, उसका नाम रॉबर्ट था. उसने, वो बाद में फिर ये भी बन गया, उसने कमीशन बिठाया और क्या थ्योरी लाई? थ्योरी ऑफ मार्शल रेस. देयर आर सर्टन पीपल कम्युनिटी, दे आर मार्शल रेस, स्ट्रॉन्ग एंड हाई. तो उसके इंडिकेटर मार्शल रेस के लिए, और जिसमें फिर उन्होंने पहली बार पंजाबियों को लाया क्योंकि ऊंचे है, तगड़े हैं. मराठा को लाया और शेड्यूल कास्ट को निकाल दिया. जिन्होंने 137 ईयर तक ब्रिटिश के मिलिट्री में काम करके लड़े, शिवाजी के साथ लड़े, उनको निकाल दिया. बेसिस क्या था कि ये मार्शल रेस नहीं है, इनकी छाती की रुंदी, हाइट जो है वो ऐसी नहीं है. और अब देखिए आप 1892 से लेके 1942, फिर बाबा साहब ने मिलिट्री में एंट्री लाई 1942 में, जब वो डिफेंस काउंसिल के मेंबर थे. 49 ईयर, अबाउट ए 50 ईयर दे सफर्ड. मिलिटराइजेशन में एंट्री इनटू द मिलिट्री वर द सोर्स ऑफ मोबिलिटी फॉर शेड्यूल कास्ट. खुद बाबा साहब के पिताजी दो थे, वो मिलिट्री में गए इसलिए टीचर बने. गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन कितना हार्म करती है, इसका एक एग्जाम्पल है. मुझे लग रहा है जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 100 बार सोचना चाहिए, ऐसी डिसीजन दे जिससे एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट मिजरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल बी अफेक्टेड. ये कम एविडेंस पे नहीं देना चाहिए. तो मुझे लगता है कि ये मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर चौहान के साथ कि सॉल्यूशन नॉन पॉलिटिकल है. लीगली तो वो रिव्यू भेज देंगे, मुझे मालूम नहीं. मैं उनको पूछने जा रहा था कि कैन गवर्नमेंट बिंग एन ऑर्डिनेंस फॉर दिस सब कैटेगराइजेशन. इफ ऑर्डिनेंस है, यदि सरकार ईमानदार है तो ऑर्डिनेंस लाए, फिर बाद में पार्लियामेंट से करे. मेरी एक डिसीजन जो है, मैंने डिसीजन ली थी एज चेयरमैन ऑफ यूजीसी कि भाई रिजर्वेशन जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होना चाहिए. डिपार्टमेंट लेवल पे करो तो वहाँ तो लोग ही नहीं है, 1-2 होते हैं. और मैंने लागू कर दी और मेरा सपोर्ट दिया इन्हीं के बड़े भाई चौहान साहब. बड़े ज़बरदस्त आदमी है, 10 साल तक मैंने उनके साथ काम किया, अभी भी दोस्ती है. उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा अब हम करेंगे इसको, और लागू कर दिया हमने. रिजर्वेशन इन प्रोफेसरशिप इन यूनिवर्सिटी भी हमने लाया, और रिजर्वेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल. यूनिवर्सिटी में कितनी पोस्ट है? 100 है, तो 16 और 8 है, अलग निकालो, फिर बाद में आप डिस्ट्रीब्यूट करो डिपार्टमेंट में. और लागू हुआ वो. लेकिन जब चेयरमैन से हट गया मैं, तो एक इलाहाबाद का आदमी कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा कि डिपार्टमेंट लेवल पे होना चाहिए रिजर्वेशन, यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं, क्योंकि डीओपीटी डिपार्टमेंट वर्ड इस्तेमाल करती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है. तब जाके हल्ला गुल्ला खूब हुआ. फिर बीजेपी सरकार के जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो पूना के, उनका नाम क्या है मुझे मालूम नहीं, उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के खिलाफ. अब मुझे मालूम नहीं कि ये 6-7 जो बेंच की जो डिसीजन है, इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस निकाला जा सकता है या नहीं. यदि निकाला जा सकता है तो फिर द ऑनेस्टी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट कैन बी इमीडिएटली जज. पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिसीजन जो है बहुत जुडिशियसली लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज ने, जिससे ये कम्युनिटी का जो मोस्ट डिप्राइव्ड मैलेसियस
उनके अगेंस्ट में है, एंटी सोशल है, प्रेजुडिस है, ऐसे कम्युनिटी। और उसमें ये आपने देखा है, एक लास्ट पॉइंट कहूँगा कि डिस्क्रिमिनेशन इतना वाइड स्प्रेड है कि जीवन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और आप वो क्रीमी लेयर की बात कर रहे हो, कहाँ उसको अफेक्ट करेगा जब रिजर्वेशन निकाल लिया तो उसका कोई अंदाजा नहीं है। मुझे लगता है फाइनली क्रीमी लेयर प्लस सब क्लासिफिकेशन ये बिल्कुल ले डूबेगा रिजर्वेशन को। और इन्होंने तो ये भी बता दिया चौहान साहब ने अच्छी तरह कि अब ये क्रीमी लेयर का तो लीगली आ गया, वो कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है।